तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनकांटो नाम की इस मूवी के अपकमिंग पार्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकांटो जो कि एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी है, इसका जो पार्ट 1 है वो 2021 में देखने को मिला था और उसके बाद हमें इसके पार्ट 2 का इंतज़ार है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सारे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। एक अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है। इसका निर्देशन जैरेड बुश और बायरन हॉवर्ड ने किया है और इसकी पटकथा चेरिस कास्त्रो स्मिथ और बुश ने लिखी है। इसके मूल गीत लिन मैनुअल मिरांडा द्वारा लिखे गए हैं और संगीत जर्मेन फ्रैंको द्वारा तैयार किया गया है। फिल्म में स्टेफनी बीट्रिज, मारिया सेसिलिया बोटेरो, जॉन लेगुइजामो, मौरो कास्टिलो, जेसिका डैरो, एनजी सेपेडा, कैरोलिना गैटन, डाइने गुरेरो और विल्मर वाल्डेरामा ने अपनी आवाजें दी हैं। एनकेंटो एक बहुपीढ़ी वाले कोलंबियाई परिवार मैड्रिगल्स की कहानी है, जिसकी मुखिया एक महिला है जिसके बच्चों और पोते पोतियों को मिराबेल मैड्रिगल को छोड़कर एक चमत्कार से जादुई शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग वे अपने ग्रामीण समुदाय, जिसे एनकेंटो कहा जाता है, के लोगों की मदद करने के लिए करते हैं। जब मिराबेल को पता चलता है कि परिवार अपनी जादुई शक्तियां खो रहा है, तो वो इसका कारण पता लगाने और परिवार और घर को बचाने के लिए निकल पड़ती है। एनकेंटो का प्रीमियर 3 नवंबर 2021 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस के एल कैपिटन थिएटर में हुआ और 24 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों के लिए सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। इसे रियल डी 3D, डॉल्बी सिनेमा, 2D और डी-बॉक्स फॉर्मेट में भी रिलीज किया गया। बॉक्स ऑफिस पर कम कमाई के बावजूद $120 $150 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $261.3 मिलियन की कमाई करने के बाद 24 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस पर रिलीज होने के बाद इसे रेटिंग में सफलता मिली। फिल्म को इसके पात्रों, संगीत, एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग, भावनात्मक गहराई और सांस्कृतिक निष्ठा के लिए सराहना मिली। समीक्षाओं में जादुई यथार्थवाद और पीढ़ी दर पीढ़ी के आघात को फिल्म की मुख्य अवधारणाओं के रूप में बताया गया। प्रकाशनों ने एनकेंटो को एक सांस्कृतिक घटना के रूप में वर्णित किया है और रिलीज के 1 साल के भीतर ही अधिकारियों ने इसे फ्रेंचाइज कहना शुरू कर दिया था। फिल्म को 94वें अकादमी पुरस्कारों में 3 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का पुरस्कार जीता गया था और इसे कई अन्य प्रशंसाएं मिली, जिनमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार शामिल हैं। फिल्म से जुड़े उत्पादों को काफी सफलता मिली है और इसका साउंड ट्रैक एक सनसनीखेज सनसनी बन गया, जो यूएस बिलबोर्ड 200 और यूके कंपाइलेशन एल्बम चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गया। वी डोंट टॉक अबाउट ब्रूनो और सरफेस प्रेशर इसके 2 सबसे सफल गाने थे, जिनमें से पहला यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 और यूके सिंगल्स चार्ट दोनों पर लगातार कई हफ्तों तक शीर्ष पर रहा। फिल्म पर आधारित एक थीम पार्क आकर्षण 2027 में डिज्नी के एनिमल किंगडम में खुलने वाला है। कथानक: सशस्त्र संघर्ष के चलते युवा दंपति अल्मा और पेड्रो मैड्रिगल को अपने 3 नवजात बच्चों जूलिएटा, पेपा और ब्रूनो के साथ कोलंबिया स्थित अपने गांव से भागने पर मजबूर होना पड़ता है। पेड्रो मारा जाता है, लेकिन अल्मा के पास मौजूद मोमबत्ती में एक जादुई शक्ति आ जाती है, जो हमलावरों को खदेड़ देती है और कैसिटा नामक एक सजीव घर का निर्माण करती है, जो पहाड़ों से घिरे एक जादुई क्षेत्र में स्थित है। 40 वर्ष बाद मोमबत्ती की सुरक्षा में एक नया गांव फलता फूलता है, जो मैड्रिगल परिवार के प्रत्येक वंशज को 5 वर्ष की आयु में उपहार और संबंधित शयन कक्ष प्रदान करता है, जिनका उपयोग वे ग्रामीणों की सेवा के लिए करते हैं। जूलिएटा की सबसे छोटी बेटी मिराबेल एकमात्र मैड्रिगल है जिसे कोई उपहार नहीं मिलता, जबकि ब्रूनो को उसकी भविष्यवाणियों के वरदान के कारण बदनाम किया गया और बलि का बकरा बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वो लापता हो गया। मिराबेल को वरदान न मिलने के 10 साल बाद पेपा के सबसे छोटे बेटे एंटोनियो को जानवरों से संवाद करने की शक्ति प्राप्त होती है। उत्सव के दौरान मिराबेल कैसिटा में दरारें और मोमबत्ती की लौ को टिमटिमाते हुए देखती है और जांच करने के लिए नीचे जाती है। वो अपने परिवार को सूचित करती है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों के दरारें देखने से पहले ही कैसिटा स्वयं ठीक हो जाती है।
उस रात अल्मा को मोमबत्ती के बुझने पर विलाप करते हुए सुनने के बाद मिराबेल कैसिटा की जादुई शक्ति को स्वयं बहाल करने का संकल्प लेती है। उसकी बड़ी बहन लुइसा, जिसके पास अलौकिक शक्ति है, मिराबेल से स्वीकार करती है कि वो ग्रामीणों की मदद करने के अपने निरंतर दायित्व से अभिभूत महसूस करती है, क्योंकि उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी है। वो मिराबेल को बताती है कि उसने सुना था कि ब्रूनो को गायब होने से पहले इस बारे में एक दिव्य दृष्टि हुई थी, और कैसिटा में एक निषिद्ध मीनार के अंदर स्थित उसका कमरा कमजोर होती जादुई शक्ति का रहस्य छिपा सकता है। मिराबेल को ब्रूनो के कमरे में एक गुफा मिलती है। इस गुफा में उसके अंतिम दर्शन के पन्ना रंग के कांच से बने टुकड़े हैं। परिवार के अधिकांश सदस्य मिराबेल को आगे जांच न करने की चेतावनी देते हैं, लेकिन वो टुकड़ों को जोड़कर एक तख्ती का आकार देती है और खुद को अपने पीछे कैसिटा को टूटते हुए देखती है। मिराबेल के पिता अगस्टिन को गलती से इसका पता चल जाता है और वो उसे इस दर्शन को गुप्त रखने की चेतावनी देते हैं, लेकिन पेपा की बेटी डोलोरेस, जिसके पास अलौकिक श्रवण शक्ति है, उनकी बातें सुन लेती है। मिराबेल की सबसे बड़ी बहन इसाबेला, जो इच्छा अनुसार पौधों को तुरंत उगा सकती है, की सगाई मैड्रिगल्स के पड़ोसी मारियानो गुज़मैन से होने वाली है। एक अजीब डिनर के दौरान मारियानो के प्रस्ताव के बीच डोलोरेस मिराबेल की खोज के बारे में सबको बता देती है। कैसिटा फिर से टूटने लगती है और सभी अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खोने लगते हैं। मिराबेल दृष्टि के टुकड़ों को ले जा रहे चूहों का पीछा करते हुए एक चित्र के पीछे एक गुप्त मार्ग तक पहुंचती है, जहां उसे ब्रूनो मिलता है। ब्रूनो बताता है कि उसने कभी कैसिटा को नहीं छोड़ा था, और दृष्टि बारी बारी से मिराबेल द्वारा कैसिटा को बचाने और उसे नष्ट करने के दृश्यों को दिखाती है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि मिराबेल ही कैसिटा की जादुई शक्ति के भाग्य की कुंजी है। मिराबेल को आहत या दोषी न ठहराए जाने की इच्छा से उसने दृष्टि को नष्ट कर दिया और खुद को एकांत में कर लिया। मिराबेल के आग्रह पर ब्रूनो एक और दृष्टि प्रकट करता है, जिसमें मिराबेल और इसाबेला अपने तनावपूर्ण रिश्ते को सुधारने के बाद गले मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे मोमबत्ती और भी शक्तिशाली हो जाती है। मिराबेल इसाबेला से माफी मांगने की कोशिश करती है, जो बताती है कि वो पूर्णता की अपनी छवि के बोझ तले दबी हुई है और मारियानो से शादी नहीं करना चाहती। मिराबेल इसाबेला को अपनी शक्तियों का अधिक स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में मदद करती है और दोनों में सुलह हो जाती है। जब क्रोधित अल्मा आती है तो वो मिराबेल पर आरोप लगाती है कि उसने परिवार की बदकिस्मती का कारण इसलिए बनाया है क्योंकि उसके पास कोई वरदान नहीं है। जवाब में मिराबेल अल्मा के व्यवहार की निंदा करती है और कहती है कि परिवार से उसकी हानिकारक अपेक्षाएं ही कैसिटा के कमजोर होने का असली कारण हैं। इसके बाद हुई बहस में मोमबत्ती बुझने के साथ ही कैसिटा पूरी तरह से बिखर जाती है, जिससे मैड्रिगल परिवार शक्तिहीन हो जाता है और व्याकुल मिराबेल वहां से भाग जाती है। अल्मा को मिराबेल नदी के किनारे आंसू बहाती हुई बैठी मिलती है, जहां पेड्रो की हत्या हुई थी और चमत्कार की शुरुआत हुई थी। अल्मा को एहसास होता है कि जादू को संरक्षित करने के उसके जुनून ने उसे इस बात से बेखबर कर दिया था कि उसकी उम्मीदें और दबाव परिवार को कितना नुकसान पहुंचा रहे थे। वो पश्चाताप व्यक्त करती है, मिराबेल से सुलह करती है और ब्रूनो से फिर से मिलती है। तीनों गांव लौटते हैं और कैसिटा के पुनर्निर्माण के लिए अन्य मैड्रिगल्स को इकट्ठा करते हैं, और गांववासी भी इसमें शामिल हो जाते हैं। परिवार की शक्तियों को बहाल करते हैं और कैसिटा को पुनर्जीवित करते हैं। मैड्रिगल्स जश्न मनाते हैं और ब्रूनो और मिराबेल के साथ एक नई पारिवारिक तस्वीर लेते हैं। आवाज कलाकार एंटोनियो मैड्रिगल यहाँ पुनर्निर्देशित होता है। स्पेनिश फुटबॉलर के बारे में अधिक जानकारी के लिए टोनी मैड्रिगल देखें। स्टेफनी बीट्रिज ने सैन डिएगो कैलिफोर्निया के सैन डिएगो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में द लेगो मूवी 2 द सेकेंड पार्ट के लिए भाषण दिया। अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका स्टेफनी बीट्रिज ने मिराबेल मैड्रिगल को अपनी आवाज दी है। स्टेफनी बीट्रिज मिराबेल मैड्रिगल के रूप में अल्मा की सबसे छोटी पोती, ब्रूनो, फेलिक्स और पेपा की सबसे छोटी भतीजी, लुइसा और इजाबेला की छोटी बहन, जूलिएटा और ऑगस्टिन की सबसे छोटी बेटी, और कैमिलो, एंटोनियो और डोलोरेस की चचेरी बहन, जिसके पास अपने परिवार के विपरीत कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। निर्देशक और सहलेखक जैरेड बुश ने उसे अपूर्ण, विचित्र और सनकी, लेकिन साथ ही बेहद भावुक
और अविश्वसनीय रूप से सहानुभूतिपूर्ण बताया। नोएमी जोसेफिना फ्लोरेस ने 5 वर्षीय मिराबेल को आवाज दी है। मारिया सेसिलिया बोटेरो अबुएला अल्मा मैड्रिगल के रूप में मिराबेल की 75 वर्षीय दादी और परिवार की मुखिया। फिल्म में उनका पूरा नाम नहीं दिया गया है और उन्हें बस अबुएला कहा जाता है, जिसका स्पेनिश में अर्थ दादी होता है। ओल्गा मेरेडिज अबुएला की गायन आवाज प्रदान करती हैं। बोटेरो फिल्म के स्पेनिश डब में अपनी भूमिका को दोहराती हैं, जबकि यानेत वॉल्डमैन उस संस्करण में अपनी गायन आवाज प्रदान करती हैं। जॉन लेगुइजामो ब्रूनो मैड्रिगल के रूप में मिराबेल के 50 वर्षीय बहिष्कृत चाचा, जिनके पास भविष्य की दृष्टियां देखने और बनाने की क्षमता है। ब्रूनो के 2 अन्य व्यक्तित्व भी हैं, हर्नांडो और जॉर्ज। माउरो कैस्टिलो ने फेलिक्स मैड्रिगल की भूमिका निभाई, मिराबेल के चाचा और पेपा के पति। बुश ने कहा कि फेलिक्स सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए वहां है। कैस्टिलो ने फिल्म के स्पेनिश डब में अपनी भूमिका दोहराई। जेसिका डेरो लुइसा मैड्रिगल के रूप में मिराबेल की बड़ी बहन, जो 19 साल की है, में अलौकिक शक्ति है और वो परिवार में सबसे लंबी है। सहलेखक और सहनिर्देशक चारिस कास्त्रो स्मिथ ने लुइसा का वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में किया है जो सारा बोझ उठाती है और कभी शिकायत नहीं करती। एंजी सेपेडा जूलिएटा मैड्रिगल के रूप में मिराबेल की 50 वर्षीय माँ और ऑगस्टिन की पत्नी, जो अपने खाना पकाने से लोगों को ठीक कर सकती है। सेपेडा फिल्म के स्पेनिश और इतालवी डब में अपनी भूमिका दोहराती हैं। कैरोलिना गैटन पेपा मैड्रिगल के रूप में मिराबेल की 50 वर्षीय चाची और फेलिक्स की पत्नी, जिसका मिजाज मौसम को नियंत्रित करता है। वो अक्सर अपनी तीव्र भावनाओं के कारण बारिश और तूफान लाती है। गैटन ने फिल्म के स्पेनिश डब में अपनी भूमिका दोहराई। डायने गुरेरो इसाबेला मैड्रिगल के रूप में मिराबेल की सबसे बड़ी बहन, जो 21 साल की है और कहीं भी फूल और अन्य पौधे खिला सकती है। निर्देशक बायरन हॉवर्ड ने उसे परफेक्ट और सफल बताया। विल्मर वॉल्डेरामा ऑगस्टिन मैड्रिगल के रूप में मिराबेल के पिता और जूलिएटा के पति, जिन्हें बुश ने दुर्घटना प्रवण बताया था, जैसा कि मधुमक्खियों के हमले से जुड़ी विभिन्न दुर्घटनाओं में देखा गया था। रेंजी फेलिस कैमिलो मैड्रिगल के रूप में पेपा और फेलिक्स का 15 वर्षीय बड़ा बेटा, डोलोरेस और एंटोनियो का भाई और मिराबेल का बड़ा चचेरा भाई, जो रूप बदल सकता है। कास्ट्रो स्मिथ ने कहा कि कैमिलो एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक पूरी तरह से नहीं जानता कि वो कौन है। रवि कैबोट कॉनियर्स एंटोनियो मैड्रिगल के रूप में पेपा और फेलिक्स का 5 वर्षीय छोटा बेटा, डोलोरेस और कैमिलो का भाई और मिराबेल का छोटा चचेरा भाई, जिसने जानवरों से बात करने और उन्हें समझने की क्षमता प्राप्त कर ली। वो मिराबेल को अपना आदर्श मानता है और उसे बड़ी बहन समझता है। अडासा डोलोरेस मैड्रिगल के रूप में पेपा और फेलिक्स की 21 वर्षीय बेटी, कैमिलो और एंटोनियो की बड़ी बहन और मिराबेल की सबसे बड़ी चचेरी बहन, जिसके पास अलौकिक श्रवण शक्ति है। मारियानो गुज़मैन के रूप में मलूमा इसाबेला की मंगेतर। फिल्म के स्पेनिश डब में मलूमा ने अपनी भूमिका दोहराई है। इसके अतिरिक्त रोज पोर्टिलो ने मारियानो की मां और मैड्रिगल परिवार की पड़ोसी सेनोरा गुज़मैन को आवाज दी है। एलिसा बेला कैंडियानी, नोएमी जोसेफिना फ्लोरेस, पैस्ली हेरेरा, ब्रुकलिन स्काइलर रॉड्रिगेज और एजरा रुडल्फ ने कस्बे के बच्चों को आवाज दी है। जुआन कास्टानो ने ओसवाल्डो को आवाज दी है, जो एक गधा डिलीवरी मैन है, जिसके बारे में ब्रूनो ने भविष्यवाणी की थी कि उसका पेट निकल आएगा, जो सच हो गया। सारा निकोल रोबल्स ने सेनोरा ओज़मा को आवाज दी है, जो एक कस्बे की निवासी है जिसने एक बार लुइसा से नदी का मार्ग बदलने के लिए कहा था। हेक्टर एलियास ने ओल्ड आर्टुरो को आवाज दी है, जो एक कस्बे का निवासी है जो अल्मा से अपने साथी कस्बे वासियों के लुप्त होते जादू के बारे में चिंतित होने के बारे में पूछता है। एलन ट्यूडिक ने पीको के मुखर प्रभाव प्रदान किए हैं, जो एक टूकन है जिसे बुश ने बेवकूफ बताया था। और एनिमेटर जॉर्ज ई रुइस कैनो ने टिपल मास्ट्रो को आवाज दी है, जो एक अदृश्य टिपल वादक है। उत्पादन विकास लीन मैनुअल मिरांडा ने कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में सैन डिएगो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2019 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में हिज डार्क मटेरियल्स के लिए भाषण दिया। लीन मैनुअल मिरांडा 2019 में नवंबर 2016 में मोआना के प्रचार दौरे के दौरान
मिरांडा ने खुलासा किया कि एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट पर शुरुआती काम शुरू हो चुका था, जिसे डिज्नी एनिमेशन के तत्कालीन मुख्य क्रिएटिव ऑफिसर जॉन लेसेटर ने उन्हें और हॉवर्ड को प्रस्तुत किया था। हॉवर्ड और बुश ने बाद में खुलासा किया कि ज़ूटोपिया 2016 को पूरा करने के बाद वे जानते थे कि वे अपना अगला प्रोजेक्ट एक म्यूजिकल बनाना चाहते हैं, जो मिरांडा के शामिल होने के बाद एक लैटिन अमेरिकी म्यूजिकल में बदल गया। हॉवर्ड और बुश पहले ही बड़ी फिल्मों पर काम कर चुके थे, जहां दो किरदार दुनिया में जाते हैं और एक दूसरे के बारे में सीखते हैं और कुछ बिल्कुल अलग करने की कोशिश करना चाहते थे। तीनों पुरुषों ने बड़े संयुक्त परिवारों के अपने साझा अनुभव पर चर्चा की और एक दर्जन मुख्य किरदारों वाले एक बड़े संयुक्त परिवार के बारे में एक म्यूजिकल फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म को विकसित करने में लगे 5 वर्षों के दौरान हॉवर्ड और बुश का सही लक्ष्य परिप्रेक्ष्य का विषय था कि आप अपने परिवार के अन्य लोगों को कैसे देखते हैं और आपको कैसे देखा जाता है। उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर विचारों पर मंथन करके शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने परिवारों के बारे में 3 महत्वपूर्ण खोजें की जो फिल्म की कहानी का आधार बनी। एक, हम में से अधिकांश लोग अपने परिवारों द्वारा सही मायने में देखे जाने का अनुभव नहीं करते हैं। 2, हम में से अधिकांश लोग ऐसे बोझ ढोते हैं जिन्हें हम कभी अपने परिवारों को नहीं दिखाते हैं। और 3, हम में से अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि हम में से लगभग सभी विशेष रूप से अपने परिवारों के भीतर बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं। इसके बाद मिरांडा ने सुझाव दिया कि लैटिन अमेरिकी संगीत का जीवंत व्यापक स्पेक्ट्रम पारिवारिक संबंधों की जटिलता को सबसे अच्छी तरह से पकड़ सकता है। विकास के शुरुआती चरण में प्रोडक्शन टीम ने कई थेरेपिस्ट और मनोवैज्ञानिकों से बात की। सभी से पूछा गया कि 4 सदस्यों वाले परिवार में माता-पिता द्वारा किसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया जाएगा। हर जवाब अलग था। बुश ने निष्कर्ष निकाला, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप परिवार में खुद को कैसे देखते हैं। क्रू ने परिवार के सदस्यों और डिज्नी एनिमेशन के लोगों से भी सलाह ली। हावर्ड और बुश ने जुआन रेंडन और नताली ओस्मा के साथ लैटिन अमेरिकी संस्कृति पर विस्तार से चर्चा शुरू की, जिन्होंने पहले उनके साथ डॉक्यूमेंट्री इमेजिनिंग ज़ूटोपिया पर काम किया था। रेंडन और ओस्मा दोनों कोलंबिया से थे और उन्होंने अपनी चर्चाओं में कोलंबियाई संस्कृति के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों का बार-बार उल्लेख किया, जिसके कारण हावर्ड, बुश और मिरांडा ने अपना शोध उस देश पर केंद्रित किया। रेंडन और ओस्मा डिज्नी एनिमेशन द्वारा फिल्म के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए कई सांस्कृतिक विशेषज्ञों में से पहले 2 थे, जिन्होंने सामूहिक रूप से डिज्नी द्वारा कोलंबियाई सांस्कृतिक ट्रस्ट नामक संस्था का गठन किया। 2018 में रेंडन और ओस्मा हॉवर्ड, बुश और मिरांडा के साथ कोलंबिया की एक शोध यात्रा पर गए। देश में अपने 2 सप्ताह के दौरान उन्होंने देश की संस्कृति में खुद को पूरी तरह से शामिल करने के लिए वास्तुकारों, रसोइयों और कारीगरों से मुलाकात की। उन्होंने गैब्रियल गार्सिया मार्केज फाउंडेशन का भी दौरा किया। उन्होंने बोगोटा और कार्टाजेना जैसे बड़े शहरों का दौरा किया, लेकिन उन्हें सेलेंटो और बारीचारा जैसे छोटे शहरों से प्रेरणा मिली। बुश ने गौर किया कि हम जिस भी शहर में गए उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान थी, क्योंकि देश का पहाड़ी भूभाग उन्हें विभाजित और अलग करता है। डिज्नी फैन क्लब के प्रकाशन डिज्नी 23 के अनुसार ये अलगाव मैड्रिगल्स के निवास को एक दूरस्थ एनकैंटो, अर्थात एक ऐसी जगह जो जादुई या आध्यात्मिक रूप से धन्य है, एक ऐसा क्षेत्र जहां जादू और वास्तविकता विलीन हो जाती है, में स्थापित करने की कुंजी बन गया। जैसा कि कोलंबियाई पर्यटक गाइड एलेजांद्रा एस्पिनोसा उरीबे ने बताया, कोलंबियाई लोग पवित्र भूमि से घिरे हुए हैं जो जादुई लगती है और हम उनके साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाते। बारीचारा में उनकी दोस्ती एस्पिनोसा उरीबे से हुई, जिन्होंने उन्हें शहर घुमाया और बाद में फिल्म की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रामाणिकता पर सलाह देने के लिए उन्हें नियुक्त किया। उरीबे फिल्म की नायिका मिराबेल के कई पहलुओं के लिए प्रेरणा थीं, जिनमें उनके घुंघराले काले बाल, बड़े चश्मे और हाव-भाव शामिल हैं। मिराबेल की स्कर्ट का डिजाइन वेलेज क्षेत्र में बुनी जाने वाली पारंपरिक स्कर्ट से प्रेरित था। फिल्म के अंतिम संस्करण में समय सीमा को जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है, लेकिन इसने 20वीं सदी के शुरुआती कोलंबिया से प्रेरणा ली है। 1950 के दशक का अन्वेषण करने के बाद निर्देशकों ने फिल्म के स्वरूप को
1900 के दशक के शुरुआती दौर में स्थानांतरित करने और लोकप्रिय कोलंबियाई सौंदर्य शास्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। 20वीं सदी की शुरुआत में देश ने 1000 दिनों के युद्ध का सामना किया, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म में दर्शाए अनुसार पूरे गांवों की आबादी खुद को बचाने के लिए भाग गई। लिखना। जैसे जैसे फिल्म अधिक जटिल होती गई, जिसमें एक पूरे परिवार का विकास, कई गाने और जादुई यथार्थवाद की गहरी परंपरा के साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शामिल थी, हॉवर्ड और बुश को एहसास हुआ कि उन्हें पटकथा लिखने में मदद के लिए एक दूसरे पटकथा लेखक की आवश्यकता है। उन्होंने जादुई यथार्थवाद में अपनी मजबूत पृष्ठभूमि और वास्तविक दुनिया की पारिवारिक गतिशीलता को संभालने के अनुभव के कारण चारिस कास्त्रो स्मिथ को चुना। बुश ने उन्हें ईश्वर का वरदान बताया, क्योंकि उन्होंने दिल, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता की नींव प्रदान की। कास्त्रो स्मिथ ने मिराबेल में एक विशिष्ट, अपूर्ण और पूरी तरह से मानवीय चरित्र बनाने की कोशिश की, जो कई लैटिना महिलाओं के जीवन को दर्शाता है और साथ ही वैश्विक दर्शकों के लिए भी प्रासंगिक है। मोआना पर काम करने के अनुभव से मिरांडा जानती थीं कि फिल्म की नायिका मोआना के मूल रूप से 8 भाई थे, जिन्हें फिल्म की कहानी को सरल बनाने के लिए हटा दिया गया था। जैसा कि मिरांडा ने उस अनुभव से अनुमान लगाया था, डिज्नी एनिमेशन ने शुरू में एनकैंटो के लिए 1 दर्जन मुख्य पात्रों के साथ आगे बढ़ने का विरोध किया। मिरांडा ने जानबूझकर फिल्म का शुरुआती गीत द फैमिली मैड्रिगल लिखा, ताकि डिज्नी एनिमेशन को यह साबित किया जा सके कि इतने बड़े परिवार और उसकी आंतरिक गतिशीलता को दर्शकों के सामने कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करना संभव है। फिल्म के 90 मिनट के रन टाइम के कारण फिल्म निर्माताओं को केंद्र परिवार को वास्तविक, जीवंत और मानवीय दिखाने और उन्हें विकास पथ देने में कठिनाई हुई। क्रू ने तुरंत पहचाने जाने योग्य पारिवारिक मूल रूपों पर आधारित एनकैंटो को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की। टीम ने मूल रूपों से आगे बढ़कर ये दिखाने पर ध्यान केंद्रित किया कि परिवार के सदस्य उन पर थोपे गए मुखौटों से कहीं अधिक जटिल हैं। मैड्रिगल परिवार का प्रत्येक सदस्य एक सामान्य पारिवारिक मूल रूप से प्रेरित है, मानो उसे अतिरंजित और जादुई बना दिया गया हो। उदाहरण के लिए, इसाबेला और लुइसा क्रमशः सुनहरे बच्चे और चट्टान पर आधारित हैं। बुश ने समझाया कि इस विधि ने प्रत्येक उपहार को मनमाना लगने से रोका। इसके बजाय इसे भावनाओं और व्यक्तित्व द्वारा निर्धारित किया गया। अधिकांश डिज्नी एनिमेशन फिल्मों की तरह एनकैंटो के विकास में भी कई अलग-अलग संस्करण आए, क्योंकि विभिन्न कहानी विचारों पर विचार किया गया और उन्हें खारिज कर दिया गया। 17 रास्ते में खारिज किए गए विचारों में शामिल हैं: एक युवा आधुनिक महिला एक जादुई दरवाजे की कुंडी द्वारा दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। ऑगस्टिन परिवार के मुखिया थे, जिन्होंने एनकैंटो की खोज की और स्वयं वहां कैसिटा का निर्माण करवाया। 17 फिल्म को विशेष रूप से 1950 के दशक में स्थापित किया गया है, जिसमें महानगरीय और आधुनिक फैशन के साथ साथ मोटर वाहन और उस बड़े शहर की यात्रा दिखाई गई है जहां से अल्मा मूल रूप से आई थी। कैसिटा पूरे परिवार के बजाय केवल अल्मा के व्यक्तित्व का विस्तार थी। कई पीढ़ियों और कैसिटा की कहानी को 100 वर्षों की अवधि में आगे बढ़ाते हुए मिराबेल अपनी जादुई शक्ति को पाने के लिए बेताब कोशिश कर रही थी, न कि केवल उसे प्राप्त न होने पर निराशा व्यक्त कर रही थी। मिराबेल के दृष्टिकोण से उसकी दुनिया के रंग पहले 2 अंकों के वर्णन के दौरान उसकी भावनात्मक स्थिति को दर्शाते होंगे, और फिर तीसरे अंक में जब फिल्म अल्मा के दृष्टिकोण पर केंद्रित हुई तो ये रंग अधिक यथार्थवादी रंगों में बदल गए। लुइसा का कमरा पत्थर का बना होता और उसकी जिम्मेदारी की भावना को दर्शाने के लिए उबाऊ प्रतीत होता, लेकिन उसमें एक गुप्त निकास होता जो एक थीम पार्क जैसे छिपे हुए कमरे की ओर जाता, जहां वो मौज मस्ती कर सकती थी। एक समय इसाबेला का एक अजीबो-गरीब प्रेमी था जिसका नाम बूबो था, और वो बड़े शहर से आया था। 100 फिल्म रिलीज होने के बाद बुश ने ट्विटर के माध्यम से कई और विचारों का खुलासा किया, जिन पर चर्चा हुई थी और जिन्हें अलग रख दिया गया था। अल्मा ने पेड्रो की मृत्यु के समय नदी पर 3 बच्चों को जन्म दिया। इसाबेला और मिराबेल की आपसी दुश्मनी मुक्केबाजी में परिणत हुई और मिराबेल ने अपना क्विंसनेरा मनाया। हॉवर्ड के अनुसार जैसे जैसे कथानक कई वर्षों में विकसित हुआ, पूरी फिल्म का मूल हमेशा मिराबेल और अल्मा के बीच का रिश्ता था। 116 ढलाई। डिज्नी ने कोलंबियाई मूल के कई अभिनेताओं को कास्ट किया,
जिनमें स्टेफनी बीट्रिज शामिल हैं, जिनके पिता कोलंबियाई हैं, जॉन लेगुइजामो, जिनका जन्म बोगोटा में हुआ था, और विल्मर वॉल्डेरामा, जिन्होंने अपना बचपन कोलंबिया में बिताया, जहां उनकी मां रहती हैं। हालांकि मैड्रिगल्स की कोलंबियाई राष्ट्रीयता और मिराबेल के पास किसी पशु साथी की कमी के कारण एलन ट्यूडिक, जिन्हें डिज्नी का शुभकामना प्रतीक माना जाता है, ने पीको नामक एक टूकन के रूप में एक कैमियो किया। जब वो पहली बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए तो ट्यूडिक ने क्रू को बताया कि पीको के लिए उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई आवाजें वास्तव में टूकेन की नहीं बल्कि तोतों की थीं। उन्होंने कई घंटे विभिन्न टूकेन की नकल करने में बिताए। टीम उनसे अंग्रेजी में बात करती थी और ट्यूडिक टूकेन की आवाज़ों का उपयोग करके जवाब देते थे। डिज़ाइन एनकैंटो एनिमेशन प्रमुख रेनाटो डॉस एंजॉस और कीरा लेटोमाकी के लिए अब तक की सबसे कठिन फिल्म थी, क्योंकि उन्हें 1 दर्जन पात्रों को पूरी तरह से विकसित करने के लिए कहा गया था, जबकि अन्य एनिमेटेड फिल्मों में मुख्य रूप से बड़ी कास्ट में से 2 या 3 पात्रों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। तदनुसार पात्रों के लिए जटिलता का वो स्तर आवश्यक था जो डिज्नी एनिमेशन ने पहले कभी हासिल नहीं किया था। पत्रकार एडना लिलियाना वालेंसिया मुरिलो अफ्रीकी कैरिबियन सलाहकार थीं और उन्होंने फेलिक्स टोलोरेस और एंटोनियो के डिज़ाइनों में बहुत योगदान दिया। हॉवर्ड के अनुसार कुछ पात्रों के अफ्रीकी लैटिन हेयर स्टाइल आवश्यक थे। डिज्नी के अनुभवी इयान गुडिंग और लोरेले बोवे को फिल्म के लिए प्रोडक्शन डिज़ाइनर के रूप में नियुक्त किया गया था। लोरेले और उनकी बहन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन प्रमुख नीसा बोवे फिल्म के विभिन्न समुदायों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद कर रही थीं। नीसा ने कोलंबियाई सलाहकारों का अनुरोध किया, जिनमें एक मानव विज्ञानी और एक वनस्पति विज्ञानी शामिल थे। फिल्मों में अक्सर दिखाए जाने वाले नियोप्रीन जैसे कपड़ों के बजाय किरदारों की पोशाकें आमतौर पर ढीली होती हैं। निर्देशकों ने एनिमेटरों को चुनौती दी कि वे मिराबेल को डिज्नी की सभी पिछली नायिकाओं से विशिष्ट रूप से अलग बनाएं। उसे सक्षम और अपूर्ण दोनों होना था, लेकिन केवल अनारी नहीं। कैसिटा न केवल पारंपरिक कोलंबियाई घरों से प्रेरित थी, बल्कि उन फिल्मों से भी प्रेरित थीं जिनमें घर जीवंत हो उठते हैं, विशेष रूप से बीटलजुइस 1988। निर्माण टीम ने अपने शोध में पाया कि संगीत, नृत्य और लय कोलंबिया में रोजमर्रा की जिंदगी के मुख्य तत्व हैं। परिणाम स्वरूप एनकैंटो पहली डिज्नी एनिमेशन फिल्म थी जिसमें कोरियोग्राफर शुरू से अंत तक विकास प्रक्रिया में शामिल थे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने गाने, पात्रों और कहानी को विकसित करने के लिए निर्माण टीम के साथ मिलकर काम किया। ये पुरानी फिल्मों के विपरीत है, जहां किसी कोरियोग्राफर को विशिष्ट दृश्यों पर परामर्श के लिए नियुक्त किए जाने से पहले ही कहानी तैयार हो चुकी होती थी। एनकैंटो के लिए डिज्नी एनिमेशन ने शुरू में अफ्रीकी अमेरिकी कोरियोग्राफर जमाल सिम्स को नियुक्त किया, जिन्होंने तुरंत कोलंबियाई अमेरिकी नर्तक काई मार्टिनेज को फिल्म के एनिमेशन संदर्भ सलाहकार के रूप में नियुक्त करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक दृश्य के लिए कोरियोग्राफी संदर्भ फुटेज तैयार करने के लिए नर्तकों की एक टीम के साथ मिलकर काम किया और फिर एनिमेशन के दौरान दृश्यों पर एनिमेटरों को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग नृत्य शैलियां विकसित की। लुइसा की शैली रेगेटन है, जबकि मिराबेल की शैली कैली साल्सा है। इसाबेला जिन पौधों और फूलों को उगा सकती थी, उनके चयन और एनिमेशन के लिए प्रोडक्शन टीम ने कोलंबियाई वनस्पति विज्ञानी फेलिप जपाटा से परामर्श लिया। उनकी सलाह से उपयुक्त पौधों का चयन किया जा सका और फिर उन्हें सटीक विवरण के साथ दिखाया गया। जैकारांडा और स्ट्रैंगलर अंजीर की नदी और इसाबेला द्वारा उगाए गए संड्यू का झरना, ये सभी इसी इनपुट पर आधारित हैं। पृष्ठभूमि के दृश्यों में पौधे भी यथार्थवादी हैं। इनमें प्रतिष्ठित लेकिन अब लुप्तप्राय मोम तार और नाटकीय सेक्रोपिया के पेड़ शामिल हैं। कॉफी जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे भी दिखाई देते हैं। एनकैंटो के निर्माण में 800 से अधिक लोग शामिल थे, जिनमें से 108 एनिमेटर थे। डिज्नी एनिमेशन फिल्म के विकास से निर्माण में संक्रमण की तैयारी के लिए 15 मार्च 2020 से अपने कई एनिमेटरों को कोलंबिया भेजने की योजना बना रहा था। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद इस दूसरी शोध यात्रा को रद्द करना पड़ा। स्टूडियो के एनिमेटरों को अंततः कोलंबियाई सांस्कृतिक ट्रस्ट के साथ दूर से काम करना पड़ा। उदाहरण के लिए एस्पिनोसा उरिबे ने अपने मोबाइल फोन की मदद से एनिमेटरों को कोलंबिया का वर्चुअल टूर कराया।
डायने गुरेरो ने स्टूडियो के डिजाइनरों को कोलंबिया में अपने रिश्तेदारों द्वारा ली गई कोलंबियाई भोजन की तस्वीरें भेजीं। 22 जून 2020 को मिरांडा ने गुड मॉर्निंग अमेरिका पर पुष्टि की कि वो और बुश कोलंबिया में सेट एक एनिमेटेड डिज्नी फिल्म पर काम कर रहे थे, जिसमें बुश और बायरन हॉवर्ड निर्देशन कर रहे थे और चारिस कास्त्रो स्मिथ सह निर्देशन कर रही थीं। 18 जून 2020 को फिल्म का अस्थायी शीर्षक एनकैंटो घोषित किया गया। ये भी पुष्टि की गई कि ये वही फिल्म है जिसमें मिरांडा शामिल थीं और बताया गया कि ये एक जादुई परिवार की लड़की के बारे में है। 10 दिसंबर 2020 को डिज्नी इन्वेस्टर डे मीटिंग में इस परियोजना की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई, जहां एक क्लिप दिखाई गई। 2021 के पतझड़ में रिलीज की घोषणा की गई और जादुई यथार्थवाद का उल्लेख किया गया। बुश के अनुसार फिल्म की पटकथा का विकास अगस्त 2021 में पूरा हुआ और फिल्म का निर्माण 1 महीने बाद पूरा हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण कई क्रू सदस्यों ने 1 साल से अधिक समय तक दूर से एक साथ काम किया और डिज्नी द्वारा फिल्म के अंतिम संस्करण की सामाजिक दूरी के साथ आउटडोर स्क्रीनिंग आयोजित करने तक वे एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले। छायांकन विनी द पू 2011 के बाद एनकैंटो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की पहली फिल्म है जिसमें 2.39:1 के बजाय 1.85:1 के लंबे एस्पेक्ट रेशियो का इस्तेमाल किया गया है। ये निर्णय किरदारों के करीब आने के लिए लिया गया था। इस लेआउट को रोमांटिक लाइटिंग से पूरक किया गया था। अगर हंजौर 68 हॉवर्ड के अनुसार रोमांटिक, जिसका अर्थ है भावना में वृद्धि, फिल्म का मुख्य शब्द है, जो सिनेमैटोग्राफी और लाइटिंग के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। बाद वाला भी जादुई यथार्थवाद से प्रेरित था, क्योंकि इस शैली का लेखन और किरदारों पर गहरा प्रभाव था। निर्देशकों का उद्देश्य फिल्म के दृश्य चित्रण का उपयोग करके सशक्त भावनाओं को चित्रित करना था। सिनेमैटोग्राफी और प्रकाश व्यवस्था के निर्देशक क्रमशः एलेसेंड्रो जैकोमिनी और डैनियल राइस ने कहा कि इस प्रयोग से धारणा को बढ़ाया, अतिरंजित किया और विकृत किया जा सकेगा, जो कथावाचक के रूप में मिराबिल के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उनके उपेक्षित महसूस करने की भावना को भी भावनात्मक प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से दर्शाया गया। निर्देशकों ने क्रू को प्रत्येक दृश्य के भावनात्मक अंतर्निहित अर्थ के साथ साथ प्रत्येक भाग की बारीकियों की याद दिलाई। वार्नर, जैकोमिनी और राइस ने उस अंतर्निहित अर्थ को सरफेस प्रेशर जैसे विस्तृत दृश्यों में प्रयोग किया। 168 साउंड ट्रैक मुख्य लेख एनकैंटो। जून 2020 में मिरांडा ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म का संगीत लिखना शुरू कर दिया है, जिसमें स्पेनिश और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 8 मूल गीत होंगे। फिल्म के प्रीमियर के बाद उन्होंने खुलासा किया कि वो फिल्म के लिए शुरुआत से ही गाने लिख रहे थे। 8 सितंबर 2021 को कोको 2017 के गीतों के सह संगीतकार जर्मेन फ्रैंको ने फिल्म का संगीत तैयार करना शुरू किया। एनकैंटो 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म की तरह ही इसका साउंड ट्रैक भी व्यावसायिक रूप से बहुत सफल रहा और यूएस बिलबोर्ड 200 चार्ट पर पहले स्थान पर पहुंच गया। ये फ्रोजन 2 2019 के बाद चार्ट में शीर्ष पर पहुंचने वाला पहला डिज्नी साउंड ट्रैक बन गया। वी डोंट टॉक अबाउट ब्रूनो गाने ने कई रिकॉर्ड तोड़े और डिज्नी के अब तक के सबसे सफल गानों में से एक बन गया। इसने यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 और यूके सिंगल्स चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया और 21वीं सदी में डिज्नी का बिलबोर्ड हॉट 100 पर पहला नंबर 1 गाना और यूके सिंगल्स चार्ट पर पहला नंबर 1 गाना बना। इस तरह एनकैंटो नंबर 1 गाना और नंबर 1 एल्बम देने वाली पहली डिज्नी फिल्म बन गई। मुक्त करना विपणन। फिल्म की पहली झलक 10 दिसंबर 2020 को डिज्नी के निवेशक दिवस के दौरान दिखाई गई। टीजर ट्रेलर 8 जुलाई 2021 को जारी किया गया, जिसे लुइसा की शारीरिक बनावट, विशेष रूप से उसकी मांसपेशियों के कारण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से काफी सराहना मिली। उसे बफ लेडी का नाम दिया गया। आधिकारिक ट्रेलर 29 सितंबर 2021 को जारी किया गया। बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती सप्ताहांत के लिए डिज्नी ने फिल्म के प्रचार के लिए टेलीविजन विज्ञापनों पर $14 मिलियन खर्च किए, जिससे 1.24 बिलियन इंप्रेशन उत्पन्न हुए। डेडलाइन हॉलीवुड ने कहा कि मार्केटिंग फिल्म को अन्य डिज्नी फिल्मों से अलग करने में विफल रही, जिससे दर्शकों को लगा कि यह कोको के समान होगी।
फिल्म ने डिज्नी के मर्चेंडाइजिंग की आलोचना की, जिसमें ज्यादातर मिराबेल और इसाबेला को दिखाया गया था। मैड्रिगल परिवार के कई सदस्यों को केवल पूरे परिवार के अधिक महंगे मर्चेंडाइज में ही खरीदा जा सकता था। चूंकि इसाबेला को आदर्श और सुंदर बहन माना जाता है, इसलिए वेबसाइट ने कहा कि माल इस विचार को पुष्ट करता है कि सुंदरता युवा लड़कियों के लिए सबसे प्रभावी विपणन रणनीति है। थिएट्रिकल। डिज्नी ने 3 नवंबर 2021 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस के एल कैपिटन थिएटर में फिल्म का विश्व प्रीमियर आयोजित किया और 23 नवंबर 2021 को बोगोटा कोलंबिया के टीट्रो कोलोन में कोलंबिया प्रीमियर भी आयोजित किया। फिल्म 24 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। कोविड-19 महामारी के जवाब में इसे 24 दिसंबर को डिज्नी प्लस पर रिलीज होने से पहले 30 दिनों के लिए विशेष रूप से सिनेमाघरों में दिखाया गया। फिल्म को लघु फिल्म फार फ्रॉम द ट्री के साथ प्रदर्शित किया गया था। एनकैंटो 7 जनवरी 2022 को चीन में रिलीज हुई। 16 फरवरी 2022 को डिज्नी प्लस पर इसकी सफलता और एकेडमी पुरस्कार नामांकन के बाद फिल्म को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया। डिज्नी की 100वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में एनकैंटो को 28 अक्टूबर 2023 को पूरे पोलैंड में हेलियोस सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया। होम मीडिया। एनकैंटो 24 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज होम एंटरटेनमेंट द्वारा 8 फरवरी 2022 को डीवीडी, ब्लू-रे और अल्ट्रा एचडी ब्लू-रे पर रिलीज की गई। बोनस फीचर्स में लेट्स टॉक अबाउट ब्रूनो, अवर कैसेटा, जर्नी टू कोलंबिया, फैमिलिया लो एस टोडो, अ जर्नी थ्रू म्यूजिक और फिल्म का एक सिंग अलोंग वर्जन शामिल हैं। शॉर्ट फिल्म फार फ्रॉम द ट्री भी फिल्म के साथ स्ट्रीमिंग और फिजिकल मीडिया पर रिलीज हुई। कुछ स्मार्ट टीवी और कंटेंट प्रोवाइडर्स से व्यूअरशिप डेटा इकट्ठा करने वाली एनालिटिक्स कंपनी सांबा टीवी ने अनुमान लगाया कि 24-26 दिसंबर 2021 के छुट्टियों वाले सप्ताहांत में 20 लाख अमेरिकी घरों ने एनकैंटो देखी। सैक्रामेंटो 15%, सिएटल 36% और लॉस एंजलिस 30% में व्यूअरशिप विशेष रूप से अधिक थी। अमेरिका के कुल व्यूअरशिप की तुलना में जिन डेमोग्राफिक्स में व्यूअरशिप अधिक रही, उनमें युवा दर्शक 0-19 वर्ष, महिला दर्शक 9% और हिस्पैनिक दर्शक 64% शामिल थे। नीलसन मीडिया रिसर्च, जो कुछ अमेरिकी टेलीविजन स्क्रीन पर स्ट्रीमिंग व्यूअरशिप रिकॉर्ड करता है, ने अनुमान लगाया कि एनकैंटो 2022 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी, जिसे 27.4 बिलियन मिनट देखा गया, लगभग 259 मिलियन बार पूरी तरह से देखा गया। ये आंकड़ा साल के अंत की सूची में दूसरे स्थान पर रही फिल्म टर्निंग रेड 11.43 बिलियन मिनट के दोगुने से भी अधिक था। एनकैंटो बाद में 9.7 बिलियन मिनट देखे जाने के साथ 2023 की दूसरी सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली फिल्म के रूप में रैंक की गई, जो मोआना के पीछे थी। 2021 में एनकैंटो वर्ष की 5वीं सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली फिल्म के रूप में रैंक की गई, जिसका देखने का समय 6.68 बिलियन मिनट था। जनवरी और जून 2025 के बीच एनकैंटो ने 2.620 बिलियन मिनट का देखने का समय संचित किया, जो उस अवधि में 19वीं सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली फिल्म थी। नीलसन ने बाद में बताया कि एनकैंटो ने 2020 और 2025 के बीच 29.3 बिलियन मिनट का देखने का समय संचित किया था, जो उस समयावधि के दौरान सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली फिल्मों में नंबर 2 पर था। स्वागत ग्लोब आइकन। इस अनुभाग में दिए गए उदाहरण और दृष्टिकोण मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषी दुनिया से संबंधित हैं और इस विषय पर वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आप इस अनुभाग में सुधार कर सकते हैं, चर्चा पृष्ठ पर इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं या आवश्यकता अनुसार एक नया अनुभाग बना सकते हैं। जानें कि इस संदेश को कब और कैसे हटाया जाए। बॉक्स ऑफिस। एनकैंटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $86.11 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $160.14 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई $256.5 मिलियन हो गई। एनकैंटो 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म थी, इससे पहले कि इसे सिंग 2 ने पीछे छोड़ दिया। फिल्म के निर्माण बजट और विपणन खर्चों के साथ साथ सिनेमाघरों के राजस्व हिस्से को ध्यान में रखते हुए
अनुमान लगाया गया था कि एनकेंटो को लागत निकालने के लिए दुनिया भर में कम से कम $300 मिलियन की कमाई की आवश्यकता होगी। फिर भी फिल्म 2021 के छुट्टियों के मौसम में वायरल हो गई और 24 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस पर डिजिटल रिलीज के बाद इसे व्यापक व्यावसायिक सफलता मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसे हाउस ऑफ गुच्ची और रेजिडेंट ईविल वेलकम टू राकून सिटी के साथ रिलीज किया गया था और शुरू में अनुमान लगाया गया था कि ये अपने 5 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में 3,980 सिनेमाघरों से 35-40 मिलियन डॉलर की कमाई करेगी। ये बुधवार 24 नवंबर 2021 अमेरिकी थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले को देश भर में रिलीज हुई और पहले दिन 7.5 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिसमें मंगलवार रात के पूर्वावलोकन से 1.5 मिलियन डॉलर शामिल थे। इसने अपने पहले 5 दिनों में 40.6 मिलियन डॉलर की कमाई की। इसे देखने वाले 3.7 मिलियन दर्शकों में से 52% लातीनी और हिस्पैनिक थे, 51% परिवार थे और 62% महिलाएं थीं। हालांकि इसकी 5 दिवसीय शुरुआती कमाई पिक्सार की द गुड डायनासोर 2015 $55.4 मिलियन से कम थी, जो 2015 में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान किसी एनिमेटेड फिल्म के लिए एनकेंटो का शुरुआती सप्ताहांत सबसे अच्छा रहा। अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने $13.1 मिलियन कमाए, जो द गुड डायनासोर $15.3 मिलियन और टैंगल्ड 2010 $21.6 मिलियन के दूसरे सप्ताहांत के नतीजों से कम था। लेकिन द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग 2009 $12.1 मिलियन से अधिक था। ये अपने तीसरे और चौथे सप्ताहांत में क्रमशः $10 मिलियन और $6.5 मिलियन कमाकर दूसरे स्थान पर रहा। अपने 5वें सप्ताहांत में इसने $1.8 मिलियन कमाए और बॉक्स ऑफिस पर 9वें स्थान पर आ गया। अपने छठे सप्ताहांत में ये $1.08 मिलियन के साथ 10वें स्थान पर रहा। ये अपने 7वें सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस के शीर्ष 10 से बाहर हो गया और $613,501 के साथ 11वें स्थान पर रहा। अमेरिका और कनाडा के बाहर इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 47 बाजारों से $29.3 मिलियन कमाए। पहले 5 दिनों में शीर्ष पर रहने वाले देश फ्रांस $3.5 मिलियन, कोलंबिया $2.6 मिलियन, यूके $2.4 मिलियन, कोरिया $2.2 मिलियन और इटली $2.1 मिलियन थे। इसने अपने दूसरे सप्ताहांत में $20.7 मिलियन और तीसरे सप्ताहांत में $13.6 मिलियन कमाए। अपने चौथे सप्ताहांत में ये कोलंबिया की अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। अपने 5वें सप्ताहांत में इसने अमेरिका और कनाडा के बाहर $100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। इसने अपने छठे सप्ताहांत में $3.5 मिलियन, अपने 7वें में $5.8 मिलियन और अपने 8वें में $3.6 मिलियन कमाए। 9 जनवरी 2022 तक इसके सबसे बड़े बाजार फ्रांस $18.5 मिलियन, कोलंबिया $10.2 मिलियन, यूके $8.8 मिलियन, स्पेन $7.3 मिलियन और जापान $6.6 मिलियन हैं। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। एनकेंटो के बारे में आम राय ये है कि अगर आपको ज्यादातर आधुनिक डिज्नी फिल्में पसंद आती हैं तो आपको एनकेंटो भी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें उनसे बहुत कुछ मिलता जुलता है। हालांकि इस आजमाए हुए फॉर्मूले में आपको कुछ सचमुच खास मिल सकता है। डर्क लिब्बी, सिनेमा ब्लेंड लेखक। एनकेंटो को समीक्षकों से खूब सराहना मिली। समाचार चैनल सीएनबीसी ने बताया कि समीक्षकों ने इसे वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना। समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 210 समीक्षकों की समीक्षाओं में से 92% सकारात्मक हैं और औसत रेटिंग 7.5 पर 10 है। वेबसाइट का निष्कर्ष है, एनकेंटो की पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य डिज्नी के लिए नए हैं, लेकिन अंतिम परिणाम वही है, पूरे परिवार के लिए मनमोहक, खूबसूरती से एनिमेटेड मनोरंजन। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 41 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 75 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है।
सिनेमा स्कोर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के पैमाने पर औसतन A ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक पर इसे 88% सकारात्मक स्कोर मिला, जिसमें 70% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। फिल्म के एनिमेशन को, जिसे पत्रकारों ने खूबसूरत बताया, खूब सराहा गया। रॉजर-इबर्ट.com की समीक्षक मोनिका कैस्टिलो का मानना था कि संगीतमय दृश्यों और किरदारों के कमरों ने एनिमेशन को पिछली डिज्नी फिल्मों की तुलना में अधिक कलात्मक और अमूर्त बना दिया। गुड मॉर्निंग अमेरिका के लिए लिखते हुए पीटर ट्रेवर्स ने एनकैंटो के दृश्यों को चमत्कारिक बताया, जबकि फर्स्ट पोस्ट की श्रीमाई दास ने एनिमेशन को मंत्रमुग्ध कर देने वाली जटिलता वाला बताया। वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने प्रशंसा करते हुए कहा, एनकैंटो को एक जीवंत प्राकृतिक चमक, घूमते फूलों की पंखुड़ियां, मनमोहक पेस्टल रंग के साथ चित्रित किया गया है, जो कुछ क्षणों में लगभग साइकेडेलिक लगता है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने फिल्म के रंगों और वेशभूषा, प्राकृतिक परिवेश और कैसिटा के डिजाइनों की विशेष रूप से प्रशंसा की। इंडीवायर के लिए क्रिस्टन लोपेज ने दृश्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें आश्चर्यजनक और सजीव बताया। आईएनजी की एंड्रिया टावर्स ने एनिमेशन को सुंदर कहा। डेली टेलीग्राफ के फिल्म समीक्षक रॉबी कॉलिन विशेष रूप से चकित थे। एनकैंटो का एनिमेशन हर तरह से चकाचौंध कर देने वाला है, तकनीकी प्रभावों और रचनात्मक कल्पनाओं की उड़ान के साथ, जो एक साल पहले भी अकल्पनीय होती, खासकर संगीतमय दृश्यों के दौरान। आलोचकों ने फिल्म के गानों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला पाया। एम्पायर के बेन ट्रेविस के अनुसार ये गाने एक बार फिर मनमोहक, अद्भुत धुनों और गीतों के लिए मिरांडा के भरपूर कौशल को प्रदर्शित करते हैं। शिकागो सन टाइम्स और डेली हेराल्ड के लिए क्रमशः रिचर्ड रोपर और डैन गिरे ने संगीत को आकर्षक और तुरंत यादगार और भावनात्मक रूप से सारगर्भित और शब्दों में निपुण बताया। डेट्रॉइट न्यूज़ के लेखक एडम ग्राहम ने भी सहमति जताते हुए टिप्पणी की कि गाने एनकैंटो को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसी तरह एरिजोना रिपब्लिक के बिल गुडीकून्स ने इन्हें फिल्म का शिखर माना। CNN के लेखक ब्रायन लोरी ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया। फिर भी कई पत्रकारों ने संगीत में खामियां निकाली, जैसे नेशनल रिव्यू के काइल स्मिथ, जिन्होंने इसे बेहद साधारण कहा। हालांकि उन्हें गाने हल्के फुल्के और मज़ेदार लगे, लेकिन एंटरटेनमेंट वीकली के क्रिश्चियन होलब ने उन्हें अविस्मरणीय माना। ब्लीडिंग कूल के लिए लिखते हुए कैटलिन बूथ का मानना था कि संगीत कुछ खास नहीं था और गानों की कमी फिल्म के लिए फायदेमंद होती, सिर्फ चित्रण से कहीं अधिक है। एनकैंटो में चित्रित खुशी केवल पलायनवाद नहीं है, बल्कि विद्रोह है। ये इस धारणा को चुनौती देने के बारे में है कि हम कोलंबियाई लोगों को हमेशा दुखी रहना होगा। ये उस चमत्कार के बारे में है जब आप अनंत काल तक कष्ट भोगने के लिए लगभग सर्वथा निर्धारित प्रतीत होते हैं, तब भी आप फल फूल सकते हैं। क्योंकि कोलंबिया यही है, एक ऐसा देश जहां के लोग अपनी तमाम बाधाओं के बावजूद फलने फूलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। जॉस मारिया लूना, पॉलीगॉन लेखक। समीक्षकों ने एनकैंटो के प्रतिनिधित्व और विविधता की विशेष रूप से प्रशंसा की। द गार्जियन के लिए लिखते हुए सिमरन हंस ने सांस्कृतिक रूप से अद्वितीय पीढ़ीगत आघात और विस्थापन के प्रति जागरूकता को रोचक और आश्चर्यजनक पाया। सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व के कथित आवरण की आलोचना करते हुए भी द न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर के राफेल माटोमेयर ने कहा कि जब फिल्म कोलंबिया के चित्रण की विशिष्टता में उतरती है, तो ये एक रोमांचक, सूक्ष्म, जटिल, जादुई, यथार्थवादी, साहसिक कार्य बन जाती है, जो डिज्नी को एक नए युग में ले जाती है। द इंडिपेंडेंट की क्लैरिसा लॉग्रे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सांस्कृतिक विशिष्टता केवल सरल सौंदर्य या भाषाई संदर्भों से कहीं अधिक थी, और जादुई यथार्थवाद और विभिन्न त्वचा टोन के समावेश की सराहना की। टाइम आउट के वेलन बार्जेल ने फिल्म को लैटिन अमेरिका की विविधता के लिए एक सच्चा प्रेम पत्र के रूप में सारांशित किया। फिल्म में पारिवारिक संबंधों के चित्रण को लेकर की गई समीक्षाओं में इसे फिल्म की एक प्रमुख खूबी बताया गया है। स्लैंट मैगजीन के डेरेक स्मिथ के अनुसार एनकैंटो न केवल परिवार के महत्व के विशिष्ट संदेश को व्यक्त करने में सफल रही है, बल्कि इस अवधारणा को भी दर्शाती है कि सबसे अच्छे परिवारों को भी एकजुट रहने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। डेंटन रिकॉर्ड क्रॉनिकल के प्रेस्टन बारा ने
परिवार के संदेश को फिल्म के अवश्य देखने योग्य पारिवारिक कार्यक्रम बनने का एक महत्वपूर्ण कारक बताया। कोलाइडर के लिए लिखने वाले साथी पत्रकार मैट गोल्डबर्ग ने परिवार ही पर्याप्त है, इसलिए पर्याप्त होना के संदेश की सराहना की। पॉलीगॉन की पेट्राना राडुलोविक ने पारिवारिक अंतःक्रियाओं को आश्चर्यजनक रूप से यथार्थवादी और जादुई रूपकों द्वारा सशक्त पाया। कई आलोचकों ने एनकैंटो की भावनात्मक गहराई की भी प्रशंसा की। एवी क्लब की कैरोलिन सिएडे ने अंतरपीढ़ीगत आघात के चित्रण की सराहना की। स्क्रीन इंटरनेशनल के आलोचक टिम ग्रेयरसन के अनुसार, जब निर्देशक पटकथा की अंतर्निहित भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो फिल्म बेहद मार्मिक हो जाती है। सिनेमा ब्लेंड के लिए लिखते हुए डर्क लिब्बी ने राय व्यक्त की कि प्रत्येक दर्शक अंततः रो पड़ेगा जब उन्हें पता चलेगा कि वे किस किरदार से सबसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। मूवी वेब ने मिराबेल की स्वीकृति और उद्देश्य की खोज को विशेष रूप से उजागर करते हुए कहा, ढेरों आंसू बहाए जाएंगे। डिज्नी के नियमित फॉर्मूले के बारे में एनकैंटो को लेकर समीक्षकों की राय अलग अलग थी। कुछ का मानना था कि ये फॉर्मूले से अच्छी तरह हटकर बनी हैं। ओप्स के स्कॉट मेंडलसन ने फिल्म को बेहद अपरंपरागत बताया, जबकि वर्ल्ड के समीक्षक कॉलिन गार्बारिनो ने कई ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला जिन्हें उन्होंने फॉर्मूले से हटकर माना, जैसे कि राजकुमारियों और खलनायकों की कमी, साथ ही समुदाय पर ध्यान केंद्रित करना। वल्चर के बिल्गे एबिरी ने फिल्म के मनमोहक गुणों का श्रेय छोटे पैमाने की कहानी को दिया। उन्होंने समझाया कि जब मैड्रिगल्स की आंतरिक यात्रा को विशिष्ट डिज्नी तमाशे के साथ जोड़ा जाता है तो ये एक अप्रत्याशित, स्पष्ट रूप से सिरेकियन शक्ति बन जाती है। अन्य लोगों को ये अन्य डिज्नी फिल्मों के बहुत समान लगी। पिट्सबर्ग मैगजीन के लिए सीन कोलियर ने फिल्म को बस एक और घिसी पिटी डिज्नी फिल्म बताया, जबकि द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने सोचा कि कहानी रूपक रूप से केक खाना और उसे रखना भी चाहती है, इसे बनावटी करार दिया। फिल्म के जोश स्पीगल ने सोचा कि एनकैंटो में पिछली कई डिज्नी और पिक्सार फिल्मों के फॉर्मूला आधारित पहलुओं का मिश्रण शामिल है और उन्हें अनदेखा करने में विफल रही। कुछ आलोचकों को कहानी में दिशाहीनता दिखी। आयरिश इंडिपेंडेंट के पॉल विटिंगटन ने कथानक को इतना दिशाहीन बताया कि ये किसी को भी लंबे समय तक संतुष्ट नहीं कर सकता। मैशेबल की एलिस फोरमैन ने भी यही बात कही और मिराबेल की यात्रा के कई हिस्सों को मनमाना बताया। फिल्म के मध्य भाग के बारे में उनकी राय विशेष रूप से नकारात्मक थी, जिसे उन्होंने उबाऊ बताया। ग्लोब एंड मेल की लेखिका अपारिता भंडारी ने कहा कि संघर्ष का स्रोत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था और कई अनुत्तरित प्रश्न उन्हें भ्रमित कर रहे थे, जिससे वे फिल्म में पूरी तरह डूब नहीं पाईं। यूएसए टुडे के ब्रायन ट्रूइट ने तीसरे भाग पर अपनी निराशा व्यक्त की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें एनकैंटो का मुख्य बिंदु गायब है। केएनएस के लिए लिखते हुए डेविड लिंच ने भी सहमति व्यक्त की और कहा कि मिराबेल और अल्मा के बीच अविकसित संबंध और खराब लेखन के कारण ये भाग कमजोर था। कई आलोचकों ने फिल्म में खलनायकों की कमी को भी एक खामी बताया। मेटाक्रिटिक ने बताया कि एनकैंटो 5 समीक्षकों की शीर्ष 10 सूचियों में शामिल थी, जिनमें CNN और न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ की गैर रैंक वाली सूचियां और पिट्सबर्ग पोस्ट गैजेट की रैंकिंग 9वां स्थान शामिल हैं। ये फिल्म 2021 की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्मों की कई सूचियों में भी शामिल हुई है, जिनमें पेस्ट 10वां स्थान, रॉटन टोमेटोज 6ठा स्थान, स्क्रीन रेंट गैर रैंक वाला स्थान, मूवी वेब 5वां स्थान, वल्चर गैर रैंक वाला स्थान और कॉमिक बुक रिसोर्सेज 6ठा स्थान शामिल हैं। वैराइटी, इंडिवायर, गोल्ड डर्बी, एंटरटेनमेंट वीकली, द हॉलीवुड रिपोर्टर, डेन ऑफ गीक और लॉस एंजलिस टाइम्स ने फिल्म को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए एकेडमी पुरस्कार जीतने की सबसे अधिक संभावना वाली फिल्म बताया, जो अंततः सच साबित हुआ। प्रभाव और प्रतिक्रिया ये भी देखें। एनकैंटो इम्पैक्ट। डेनवर पोस्ट के पत्रकार जॉन वेंजल ने लिखा कि एनकैंटो के साथ साथ वेस्ट साइड स्टोरी और बीइंग द रिकार्डोज जैसी 2021 की अन्य फिल्मों अमेरिकी सिनेमा में लैटिनो आवाज़ों का एक महत्वपूर्ण क्षण आ रहा है, जो टीवी, किताबों, फिल्मों, वीडियो गेम, स्टेज शो और समाचार मीडिया द्वारा लंबे समय से उपेक्षित विविध संस्कृतियों को सामने ला रही हैं। यूएसए टुडे के लिए लिखते हुए पैमिला अविला ने इस बात पर जोर दिया
कि एनकैंटो डिज्नी की पूरी तरह से लैटिन अमेरिकी कलाकारों वाली पहली फीचर फिल्म है, जो हिस्पैनिक परिवारों में पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच जटिल खींचतान को दर्शाती है। लगभग 25% दर्शक हिस्पैनिक परिवारों से आते हैं, जबकि 40% दर्शक 2 से 11 वर्ष की आयु के बीच हैं। बिलबोर्ड की लेखिका लीला कोबो ने कहा कि शकीरा, मालूमा और जे बाल्विन जैसे कोलंबियाई संगीतकारों की अमेरिका में सफलता के बाद एनकैंटो के माध्यम से कोलंबिया को आखिरकार देखा जा रहा है, न कि सिर्फ सुना जा रहा है। कोबो ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये फिल्म अमेरिकी मीडिया की तरह सभी लैटिन अमेरिकी देशों को एकरूप नहीं करती, बल्कि कोलंबिया की अनूठी संस्कृति को सटीक रूप से दर्शाती है। उच्चारण से लेकर पहनावे तक, हाथ से चित्रित बर्तनों, कढ़ाईदार पोशाकों, भोजन, हमारी त्वचा के विभिन्न रंगों, यहाँ तक कि जानवरों तक। तो पार्ट 1 की बात कर ले तो इनकांटो ठीक ठाक कलेक्शन इस मूवी ने किया था। बजट इसका 120 से तकरीबन 150 मिलियन का था, जिसमें 250 मिलियन का इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया था। तो हिट तो ये मूवी रही थी, लेकिन इतना खास कलेक्शन इस मूवी ने नहीं दिया। बाकी हमें कंफर्म इसका दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा। बाकी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।